सुप्रभात सभी छात्र छात्राओं को। बाल साधना विद्यालय परिवार से जुड़े हुए प्रबुद्ध बुद्धिजीवी मार्गदर्शक के रूप में अभिभावकगण, इस वैश्विक महामारी में मैं मेरे विद्यालय परिवार की टीम की ओर से, संस्था प्रधान महोदय की ओर से आपके परिवार की सकुशलता की कामना करता हूँ। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, कुशल रहें और आपका प्यार, आपका प्रेम और आपका स्नेह और मार्गदर्शन इस संस्था के साथ यूँ ही बना रहे। चलो हम बिंदु पर आते हैं। मेरे प्रिय अजीज हृदयगत कनिकाओं के छात्र छात्राओं, आज हमारा जो 7वां बिंदु शुरू हुआ है। आप ये भी कह सकते हो थोड़े पाठ लंबे चल रहे हैं, बिल्कुल चलने दो, लेकिन गहराई से अध्ययन करो। मैं अब जो बिंदु लेके आ रहा हूँ उस बिंदु का नाम है गुजर प्रतिहार वंश। यानी जो बिंदु है उसका नाम गुजर प्रतिहार वंश है। और गुजर प्रतिहार वंश जो है, उस गुजर प्रतिहार वंश के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। छात्र छात्राओं, गुजर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की, कब इसकी स्थापना हुई, क्या इसकी उपलब्धियां रही और कौन कौन से क्षेत्रों में इन्होंने एक महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त की थी, सुनिए। गुजर प्रतिहार वंश के मूल पुरुष, पहले नंबर की बात, जिसका दूसरा नाम है आदि पुरुष। इसका तीसरे स्तर के ऊपर आप ले सकते हो, एक प्रथम शासक के रूप में इसके संस्थापक कौन रहे, उसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। ये सेकंड ग्रेड के एग्जाम में भी आया हुआ प्रश्न है। ये गोद से ब्राह्मण थे। अक्सर राजा क्षत्रिय बनते हैं, लेकिन ये गोद से ब्राह्मण थे। इनकी जो 2 पत्नियां थी, एक पत्नी ब्राह्मण वंश की थी और एक पत्नी जो थी वो क्षत्रिय वंश की थी। एक ब्राह्मण वंश की है और एक क्षत्रिय वंश की है। ब्राह्मण वंश से उत्पन्न संतान ने मालवा में शासन किया। यानी इन्होंने जो शासन किया, इस ब्राह्मण वंशी जो राजकुमारी से जो संतान पैदा हुई उसने मालवा में शासन किया। आप ये कहोगे कि सर ये मालवा कहाँ है? वर्तमान चित्तौड़गढ़ जो हमारा क्षेत्र है, उस चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ के मध्य का जो स्थान है, जो एमपी से सटा हुआ जो क्षेत्र है, वो मालवा के प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध था। दूसरी बात यह है कि जो क्षेत्रीय राजकुमारी से उत्पन्न जो संतान थी, उसने जोधपुर क्षेत्र के अंतर्गत शासन किया था और जोधपुर में सर्वप्रथम गुजर राजवंश की स्थापना हुई थी। इसलिए इस जोधपुर का पुराना नाम गुजरात्रा है। गुजरात्रा के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि जब राजपूतों की जब उत्पत्ति हुई थी तो अग्निकुंड में एक जाति पैदा हुई थी जिसका नाम था प्रतिहार, और उस प्रतिहार ने गुजरात क्षेत्र से अपने शासन की शुरुआत की, इसलिए उसका नाम गुजर प्रतिहार हो गया, ऐसा साहित्यिक स्रोतों में मानना है। दूसरी बात यह है कि ये जो जोधपुर की जो क्षेत्रीय राजकुमारी थी, इसके 4 बेटे पैदा हुए। एक बेटे का नाम भोगभट्ट था, दूसरे बेटे का नाम दह था, तीसरे बेटे का नाम रज्जिल था और चौथे बेटे का नाम कद था। इनमें जो तीसरे नंबर का बेटा जो था रज्जिल, ये योग्य था। इसने इस शासन को आगे बढ़ाया और शक्तिशाली राजवंश के रूप में इसे स्थापित किया था। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी राजधानी बनाई थी मंडोर। ये मंडोर जो है, जो रावण का ससुराल था और पूरे भारतवर्ष की एकमात्र जगह है ये मंडोर, जहाँ दशहरे को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। मनोदरी ओझा जो पत्नी थी रावण की, वो यहीं की रहने वाली थी। और ये मंडोर क्षेत्र, इनमें कई कंपटीशन के बाह्य क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे ग्राम सेवक प्रशिक्षण संस्थान, 33 कोटि देवताओं का मंदिर यहाँ पर है। मंडोर क्षेत्र में राजस्थान का प्रथम विधि महाविद्यालय है। यह और भी चीज़ें हमारे साथ इसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो मंडोर को इन्होंने राजधानी बनाया था। और मंडोर में रज्जिल के बाद में जो राजा बने थे उसका नाम था नरभट्ट। आपकी किताब में बच्चों नागभट्ट दिया हुआ है, मैं नागभट्ट से पहले की हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। आपके सीधा नागभट्ट है, लेकिन मैं नागभट्ट से पहले की हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। और उसमें एक नाम आता है नरभट्ट, और नरभट्ट नाम के जो राजा थे, उस नरभट्ट ने एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम था
पोलापणी की उपाधि धारण की थी। और इस पोलापणी शब्द का अर्थ होता है गुरुजनों और विद्वानों का आश्रयदाता, यानी जो विद्वानों का और गुरुजन जो हैं उस गुरुजनों का आश्रयदाता था, इसके रूप में इनको जाना जाता है। इस वंश का शक्तिशाली राजा बना था और जिस राजा का नाम था नागभट्ट प्रथम। इसे गुजर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, यानी ये वास्तविक रूप से इस शक्ति को बढ़ाया था। तो इस वंश का वास्तविक संस्थापक जो कहा जाता है नागभट्ट प्रथम को कहा जाता है। इसे इतिहास के अंतर्गत मलेच्छ नाशक कहा जाता है। इसे इतिहास में नारायण का अवतार कहा जाता है। इसे इतिहास में इंद्र जो देवताओं देवराज है उसके गर्भ घमंड को दूर करने वाला कहा जाता है। कई नामों से इस इतिहास में जानते हैं। पिछली बार एक प्रश्न पूछा था सेकंड ग्रेड में कि जो गुजर प्रतिहार वंश की पहली राजधानी जो मंडोर थी उसको मेड़ता स्थापित किसने किया था, जहां मीरा का बचपन बीता था, जो नागौर का हिस्सा है उस मेड़ता क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पर किसने किया था। तो ये जो मेड़ता क्षेत्र राजधानी बनाया था वो नागभट्ट प्रथम के द्वारा किया गया था। नागप्रथम के उत्तराधिकारी बने वत्सराज। वत्सराज है, इसने दो उपाधि धारण की थी। एक तो वत्सराज ने पहली बार सम्राट की उपाधि धारण की और दूसरी रणहिस्त की उपाधि धारण की, यानी रण युद्ध भूमि में सर्वश्रेष्ठ राजा की उपाधि धारण की थी। कहा जाता है कि वत्सराज प्रतिहार पालवंशी जो राजा थे और पालवंशी राजा जो धर्मपाल थे उस धर्मपाल को मुंगेरी के युद्ध के अंतर्गत इन्होंने पराजित किया था। और उस समय कन्नौज के राजा थे, वो कन्नौज के राजा चक्रायुध थे, यानी धर्मपाल ने कन्नौज के राजा चक्रायुध को संरक्षण प्रदान कर दिया था, कन्नौज को विजित कर लिया था। तब वत्सराज प्रतिहार ने मुंगेरी के युद्ध के अंतर्गत धर्मपाल को पराजित किया था और यहाँ पर विजयश्री फैलाई थी। इस वत्सराज प्रतिहार ने एक मंदिर बनवाया था जोधपुर में, सचिया माता का मंदिर। और सचिया माता का जो मंदिर बनाया गया था वो ओसिया में बनाया गया था। इस ओसिया को राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। और भुवनेश्वर जो क्षेत्र है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, उड़ीसा पूरी क्षेत्र का प्रसिद्ध है भुवनेश्वर। और राजस्थान का भुवनेश्वर ओसिया क्षेत्र को कहा जाता है। तो इस सचिया माता का भव्य मंदिर इनके द्वारा बनाया गया था। इस वत्सराज प्रतिहार के दरबार में 738 ईस्वी के अंतर्गत एक पुस्तक लिखी थी, कुवाल्यमाल। कुवाल्यमाल नामक पुस्तक लिखी थी और ये कुवाल्यमाल नामक पुस्तक की रचना उद्बोधन सूरी ने की थी, या उद्बोधन सूरी के द्वारा की गई थी। तो उद्बोधन सूरी जो इसके अंतर्गत आते हैं, जिन्होंने कुवाल्यमाल की रचना 738 ईस्वी में की थी। 781 में एक लेखक थे जीनसेन, जिसने हरीश पुराण नामक पुस्तक लिखी थी। उस हरीश पुराण पुस्तक का लेखन कार्य 781 ईस्वी के अंतर्गत किया गया था। वत्सराज प्रतिहार के उत्तराधिकारी बने थे नागभट्ट द्वितीय बने थे, नागभट्ट सेकंड बने थे। नागभट्ट सेकंड के समय यानी जो भीनमाल थी, वैसे नागभट्ट प्रथम ने भीनमाल को जीत लिया था। ये भीनमाल जोधपुर का हिस्सा है, इसको हवेनसांग ने पोलो भिलो कहा है। तो उस भीनमाल और कन्नौज क्षेत्र को विजित कर अपनी राजधानियां स्थापित की थी। लेकिन ऐसा कहा जाता है इसने राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय को हराया था, यानी नागभट्ट सेकंड था, उसने राष्ट्रकूट जो शासक है और राष्ट्रकूट शासक का नाम जो था वो गोविंद तृतीय था। उस गोविंद तृतीय को इसने हराया था और गोविंद तृतीय को हराकर इसने एक अलग विजयश्री का परचम फैलाया था इनके द्वारा। दूसरी बात देखिए, यानी जो आपके नागभट्ट द्वितीय थे उसके बाद में एक राजा यहाँ पर राजसत्ता पर बैठे थे और उसका नाम था महिर भोज। महिर भोज नाम के राजा थे। ये महिर भोज नाम के राजा की जानकारी मिलती है ग्वालियर प्रशस्ति से। ग्वालियर प्रशस्ति में 17 श्लोक हैं और इस ग्वालियर प्रशस्ति की शुरुआत ओम विष्णु या आप कह सकते हो ओम नारायण नमो के नाम से इसकी शुरुआत हुई है। संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। महिर भोज के इतिहास की जानकारी दी जाती है।
करौली के मंडलाइट दुर्ग को ग्वालियर की कुंजी कहा जाता है। ये कई प्रश्न इसके साथ जुड़े हुए हैं। ग्वालियर प्रशस्ति से इसकी जानकारी मिलती है। दूसरी बात यहाँ पर यह आती है कि इसने पालवंशी देवपाल और विक्रयपाल को पराजित किया। ये जो महिर भोज थे, इसने पालवंशी राजा थे और पालवंशी राजा का नाम था विग्रहपाल और दूसरे देवपाल को पराजित किया गया था। इतिहास में कई जगह विग्रहपाल और देवपाल को एक ही बताया जाता है और कुछ जगह इनको अलग अलग बताया जाता है, जिनको महिर भोज नाम के राजा ने पराजित किया था। कहा जाता है कि इसका एक शिलालेख और मिला है महिर भोज का, और महिर भोज के शिला का नाम है वलिया शिलालेख। ये वलिया शिलालेख जो हमें प्राप्त हुआ है, यह हमें एमपी से प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश से हमें वलिया शिलालेख मिला है, जिसमें दो प्रथाओं की जानकारी मिलती है, सती प्रथा और एक है नियोग प्रथा। यानी सती प्रथा क्या होती है, जहां अपने पति के देहांत के बाद उनके साथ अपने आप को अग्नि में सपुर्द करना सती प्रथा है। लेकिन नियोग प्रथा क्या है, ये बड़ी घृणा की दृष्टि से देखी जाती है। किसी स्त्री के पुरुष की मृत्यु के बाद जब वो अपने देवर के साथ रहती है और उससे संतान उत्पन्न होती है, उसको नियोग प्रथा के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात यहाँ ये आती है, इसने दो उपाधि धारण की थी, आदिवरा। आदिवरा राजस्थान पुलिस में कई बार पूछा जा चुका प्रश्न है। आदिवरा और प्रभास पाटल, ये दोनों उपाधियां किसने धारण की थी? महिर भोज नाम के राजा ने ये दोनों उपाधियां धारण की थी। इस के समय एक अरबी यात्री थे और अरबी यात्री का नाम क्या था? सुलेमान था। और उस अरबी यात्री सुलेमान इसके दरबार पहुंचे थे। इस अरबी यात्री सुलेमान ने इसे इस्लाम की दीवार कहा। इसे क्या कहा है? इस्लाम की दीवार कहा है, या आप ये कह सकते हो इसे इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कहा है। इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु भी इसको कहा है, या इस्लाम की दीवार कहा है। किसको कहा इस्लाम की दीवार या इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु? महिर भोज को। किसने कहा इसे इस्लाम का शत्रु? किसने कहा है? सुलेमान ने कहा, जो अरबी यात्री था। कि उस समय जो एक इस्लाम के प्रति कट्टर नीति रखने वाला था, वो व्यक्ति कौन था? महिर भोज था। दूसरी बात, यहाँ से एक शब्दावली आती है कि इसके बाद में राजा बने थे महेंद्रपाल, और महेंद्रपाल नाम के जो राजा थे उसको इतिहास में निर्भय शासक कहा जाता है। ये निर्भय शासक, एक योग्य शासक, बिना डरने वाला शासक इसे कहा जाता है। इस महिपाल के दरबारी एक कवि थे जिसका नाम था राजशेखर, और राजशेखर नामक कवि ने पुस्तक लिखी थी कर्पूर मंजरी। ये अपनी पत्नी के कहने पर उसने लिखी थी। बाल रामायण पुस्तक इसने लिखी थी। रामायण पुस्तक इसके द्वारा लिखी गई थी। काव्य मीमांसा इसके द्वारा लिखी गई थी। ये कई पुस्तकें इसके द्वारा लिखी गई हैं। ऐसा कहा जाता है ये राजशेखर महेंद्रपाल के दरबारी राजकवि थे। ये क्या थे? दरबारी राजकवि के नाम से प्रसिद्ध थे। राजशेखर नामक कवि ने महेंद्रपाल को क्या कहा है? रघुवर तिलक। यानी राजशेखर नामक कवि ने जो महेंद्रपाल हैं उस महेंद्रपाल को रघुवर तिलक कहा है। दूसरा, रघुवर चूड़ामणि कहा है। एक तो रघुवर तिलक कहा है, दूसरा रघुवर चूड़ामणि कहा है। ये कई शब्दों से इनको संबोधित किया है। किसने? राजशेखर नामक व्यक्ति ने। जो राजशेखर थे ये महेंद्रपाल के उत्तराधिकारी महिपाल के गुरु थे। यानी इसका उत्तराधिकारी बना महिपाल, और महिपाल के जो गुरु थे वो भी कौन थे? राजशेखर थे। यानी राजशेखर उसके क्या थे? गुरु थे। और राजशेखर इस शासक को महाराजा धीराज कहता है। ये जो महिपाल है इसको जो ये राजशेखर है ये क्या कहता है? महाराजा धीराज के नाम से संबोधित करता है, या वो पदवी से देता है। महिपाल ने राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय को पराजित किया था। इस महिपाल ने क्या किया था कि राष्ट्रकूट राजा था और उसका नाम था इंद्र थर्ड। उस इंद्र थर्ड को बुरी तरह पराजित किया था, बहुत ही ज़्यादा उसको यानी कि समर्पण के लिए बाध्य किया था। ये स्थिति यहाँ पर आपकी आती है। दूसरी बात यहाँ पर आपके जो इस संबंध आती है, जब मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय यहाँ के जो राजा थे वो कौन थे? वो राज्यपाल थे। 1018 के अंतर्गत
जो विदेशी आक्रांता था मोहम्मद गजनवी, और उस मोहम्मद गजनवी ने जब यहाँ आक्रमण किया था 1018 में, यहाँ के राज्यपाल नामक शासक थे, और इस वंश के अंतिम शासक जो थे वो यशपाल थे। ये आपका कौन सा वंश हो गया? गुर्जर प्रतिहार वंश हो गया। गुर्जर प्रतिहार वंश के बाद एक वंश और शुरू हुआ, और उस वंश का नाम क्या है? चोल वंश। चोल वंश दो शाखाओं में विकसित हुआ है। एक शाखा आपके द्विवेदी है जो संगम वंश के नाम से प्रसिद्ध है, जो पुरातन व्यवस्था में चोल, चेर और पांडे के रूप में विकसित हुए थे। चेर, चोल व पांडे ये आपकी पुस्तक में नहीं है, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। दूसरी बात, यानी आपके जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है चोल वंश, उत्तरवर्ती चोल वंश दिया हुआ है, यानी जो 10वीं शताब्दी के अंतर्गत दिया उत्तरवर्ती जो चोल वंश है, इस उत्तरवर्ती चोल वंश की स्थापना जो हुई है वो 10वीं सदी के अंतर्गत हुई है, या 10वीं सदी के अंतर्गत इसका उत्थान हुआ है। कहा जाता है कि चोल वंश की स्थापना विजयपाल ने की गई थी। इसको विजयालय भी लिखा गया है और विजयपाल भी लिखा गया है। तो विजयपाल या विजयालय नाम के राजा ने चोल वंश की स्थापना की थी। लेकिन यानी सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आती है कि इस वंश के प्रसिद्ध राजा जो थे करिकाल, उस करिकाल ने चोल वंश की एक राजधानी बनाई थी, और उस राजधानी का नाम क्या था? कावेरी पत्तनम, जिसको कुजरमल राज कहा जाता है। यानी एक बात मैं आपको बता दूं जो आपको स्पष्ट हो जाए कि जब विजयालय राजा बने थे तो विजयालय ने राजधानी बनाया था तंजौर को। एक बात तो ये याद रखना, इस तंजौर का वास्तुकार जो था वो कुजरमल था, यानी कुजरमल राज नामक व्यक्ति था, वो वास्तुकार था। इस तंजौर को इसके नक्शे पर बसाया गया था। फिर राजा बना करिकाल, और करिकाल ने राजधानी किसको बना दिया? करिकाल ने जो राजधानी बनाया था वो राजधानी बना दिया था कावेरी पत्तनम, यानी पत्तनम जो था, कावेरी पत्तनम जो क्षेत्र है उसको क्या बना दिया गया था? राजधानी बना दिया गया था। फिर दूसरी चीज आती है, चोलकालीन स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने की थी। अगर हमें एक बात यहाँ पर है कि चोल काल की स्वतंत्र स्थापना किसने की थी, तो चोल काल की स्वतंत्र स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? आदित्य प्रथम के द्वारा की गई थी, या आदित्य प्रथम के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। पल्लव शासक अपरिचित को हराया था। ये जो आदित्य प्रथम था इसने विजय श्री प्राप्त की थी पल्लव राजवंश, और पल्लव राजवंश के राजा जो थे अपराजित थे, उस पराजित को हराया। तो आप पढ़ रहे हैं चोलवंश। चोलवंश के भी दो भाग है, लेकिन आप पढ़ रहे हैं उत्तरवर्ती है आपके सिलेबस में। इसके संस्थापक विजयालय थे, विजयपाल भी कहते हैं। तंजौर को राजधानी बनाया, तंजौर के वास्तुकार कुजरमलन थे। करिकाल बने, कावेरी पत्तनम नए स्थान को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित इन्होंने किया था। ये शब्दावली आपकी यहाँ पर आती है। फिर दूसरी बात यह है कि एक शब्दावली है, पहला चोल शासक जिसने कोई उपाधि धारण की हो, तो ये विजयालय जो था, इस विजयालय ने पहली उपाधि धारण की थी जिसका नाम था नरकेसरी था। क्या था? नरकेसरी। तो कितने राजा हो गए? 3। पहला राजा विजयालय, राजधानी तंजौर, बसाया किसने या वास्तुकारी कुजरमलन ने की थी, उपाधि धारण की नरकेसरी। करिकाल राजधानी बनाया कावेरी पत्तनम। चोल काल में स्वतंत्र राजवंश स्थापित किया आदित्य प्रथम ने, और पल्लव वंश के अपराजित नाम के राजा को हराने वाला चोलकालीन राजा कौन था? तो वो था आदित्य प्रथम था। आदित्य प्रथम के बाद जो राजा बने वो प्राकांत फर्स्ट राजा बने थे। प्राकांत फर्स्ट ने पांड्यों की शक्ति का अंत कर मदुरा को विजित किया था। किसको हराया था? पांड्यों को। और पांड्यों को पराजित कर, यानी उसने किसको विजित किया था? मदुरा को विजित किया था। यानी मदुरा राजधानी थी किसकी? पांड्यों की राजधानी थी मदुरा, और मदुरा को उन्होंने क्या किया था? विजित किया था। जब उसने मदुरा को विजित कर लिया था उनकी राजधानी को, तो उसने एक उपाधि धारण की थी यहाँ पर, मदुरे कोंड। यानी कौन सी उपाधि धारण की थी उसने? मदुरे। नाम देखिए मदुरे, क्योंकि मदुरा इनकी राजधानी है। किसकी राजधानी है? पांड्यों की। और पांड्यों को हराया किसने? प्राकांत फर्स्ट ने पांड्यों को हराया था, और उसने एक उपाधि धारण की थी मदुरे कोंड की उपाधि के द्वारा अपने आप को विभूषित किया गया था। तो मदुरे कोंड की उपाधि से अपने आप को विभूषित किसने किया था? मदुरे कोंड की उपाधि से अपने आप को विभूषित किया था किसने? प्राकांत फर्स्ट ने। तो मदुरे कोंड की उपाधि से सम्मानित किया था।
दूसरी उपाधि थी संग्राम राघव, यानी इनकी दूसरी उपाधि थी संग्राम राघव की उपाधि से अपने आप को सम्मानित किया था। तंजौर में भगवान शिव का राजेश्वर मंदिर बनवाया था इसने, यानी सॉरी माफ करना, यानी राघव जैसी उपाधि धारण की। अब चोल वंश के अगले राजा, चोल वंश के जो अगले राजा हैं और चोल वंश के अगले राजा के रूप में जो राजा आएंगे वो राजा राज प्रथम आएंगे। तो अगले राजा कौन है? राजा राज प्रथम। अगर आप जिस समय लिखते समय नोट्स बनाओ या किसी भी तरीके से लिखो तो थोड़ा सा विशेष इनको ध्यान रखना। तो राजा प्रथम ने 3 राज्यों को विजित किया। एक तो मैसूर, ये मैसूर 1972 तक मैसूर ही था, 1972 में इसका नाम बदल के कर्नाटक कर दिया गया। एक स्थान था वो कुर्ग था और एक स्थान था सिंहलदीप जिसको आप श्रीलंका कहते हैं। तो सिंहलदीप, श्रीलंका, कुर्ग और मैसूर, इनको विजित किया किसने? राजा राज प्रथम ने इन क्षेत्रों को क्या कर लिया था? विजित किया, इन पर अधिकार किया। दूसरी बात यहाँ आती है, तंजौर में भगवान शिव का राजेश्वर मंदिर बनवाया। ये राजा राज प्रथम था, इसने क्या किया? तंजौर क्षेत्र के अंतर्गत जो इनकी प्रथम राजधानी थी में भगवान शिव का, क्यों? क्योंकि दक्षिण में द्रविड़ शैली है और द्रविड़ शैली में जो मंदिर बने हुए हैं वो द्रविड़ शैली के अंतर्गत जितने भी मंदिर हैं वो द्रविड़ शैली के मंदिर किसके बने हुए हैं? वो बहुत ही प्रसिद्ध शिव के मंदिर। एक बार दोबारा देख लो, थोड़ा शायद पृष्ठ सही नहीं रहा। राजा राज प्रथम राजा बने, उसने मैसूर, कुर्ग, सिंहलदीप को विजित किया। तंजौर में भगवान शिव का भव्य मंदिर उनके द्वारा बनवाया गया। इस मंदिर का नाम रखा गया राज राजेश्वर। बहुत बार कंपटीशन में प्रश्न आता है राज राजेश्वर मंदिर, लेकिन कंपटीशन में इसका नाम जब पूछा जाता है तो वृहदेश्वर मंदिर पूछा जाता है कि राज राजेश्वर शिव मंदिर कहाँ है या वृहदेश्वर शिव मंदिर कहाँ है। इस तरीके से ये शब्दावली पूछी जाती है, जिसका निर्माण तंजौर में राजा राज प्रथम के द्वारा करवाया गया था। दूसरी बात यहाँ पर आती है कि इसके बाद में जो राजा बने थे जिसका नाम था राजेंद्र चोल, यानी इसके बाद में जो राजा बने वो कौन बने? राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल ने 1025 में नौसैनिक अभियान तैयार किया था। 1025 में नौसैनिक अभियान किया था। एक बात मैं आपको बताऊं कि चोल काल पहला काल है जिसमें नौसेना के गठन का उल्लेख है, यानी प्राचीन भारत में नौसेना के गठन का जो उल्लेख है या किसी राजवंश को उपलब्धि मिली है, नौसेना का गठन हुआ, वो मात्र किस काल में हुआ है? चोल काल के अंतर्गत, यानी किसका गठन हुआ है। कहा जाता है कि राजेंद्र चोल ने यानी पालवंशी राजा महिपाल को पराजित किया था। इसने क्या किया? पालवंशी राजा थे और पालवंशी राजा थे, उसका नाम क्या था? महिपाल। तो पालवंशी राजा महिपाल को क्या किया था? पराजित किया था किसने? राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल ने अपनी राजधानी बनाया था गेंगई कोड चोलपुरम, ये एक स्थान बसाया इसने, और उसी स्थान पर एक क्या बनाया? तालाब बनाया, और उसी स्थान पर एक गेंगई कोड चोलपुरम मंदिर बनवाया। ये एक ही नाम पर है, इसकी उपाधि भी है, ये तालाब भी है, ये स्थान भी है, और यहाँ पर गेंगई कोड चोलपुरम में एक भव्य मंदिर का निर्माण भी करवाया गया था। तो यानी गेंगई कोड चोलपुरम की उपाधि करी। गेंगई कोड चोल गंगम नाम का एक तालाब बनाया था, इसमें गेंगई कोड चोलम हो गया, उसमें इस तालाब में गंगम हो गया। इसी तरीके यहाँ पर गेंगई कोड चोलपुरम को राजधानी बनाया तो यहाँ पर एक मंदिर बनाया था। और गेंगई कोड चोलपुरम शब्द का जो चोलम, ये गेंगई कोड चोलपुरम शब्द है, ये यहाँ पर चोलपुरम शब्द वो लिखा हुआ है। यहाँ पर उसने एक श्रेष्ठ तालाब के साथ नगर बसाया, उसका नाम रखा गया था नया नगर या नई राजधानी था। उसने कहा जाता कि राजा धीराज इसके उत्तराधिकारी बने। राजेंद्र चोल के उत्तराधिकारी जो बने थे राजा धीराज बने थे। मैंने हर राजा के बारे में अलग अलग बताया। तो राजा धीराज नामक राजा बने थे, और राजा धीराज जो राजा थे वो चालुक्य राजा सोमेश्वर, चालुक्य राजा जो थे सोमेश्वर के साथ एक युद्ध लड़ा था। यानी राजा धीराज थे, उसने चालुक्य राजा सोमेश्वर के साथ एक युद्ध लड़ा था, और उस युद्ध का नाम क्या था? कोप्पम के युद्ध। कौन सा युद्ध था? कोप्पम के युद्ध या कोप्पम का युद्ध। उसके अंतर्गत उसने क्या किया? ये मारा गया। यानी राजा धीराज था वो राजेंद्र चोल का उत्तराधिकारी था। इसने चालुक्य राजा रामेश्वर से संघर्ष किया। युद्ध का नाम यहाँ पर क्या? कोप्पम है। इस युद्ध में ये मृत्यु को
प्राप्त हो गया था। इसके बाद में जो शासक बना वीर राजेंद्र, यहाँ पर शक्तिशाली शासक रहे। एक उत्तम चोल भी आता है, उसको चोल काल का स्वर्ण सिक्के चलाए थे, उत्तम चोल भी आता है, लेकिन आपकी बुक के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चला जाए तो वीर राजेंद्र चोल थे। कहा जाता है अपनी जो चालुक्यों से हार गए थे, इसमें इस पराजय का इसने बदला लिया, इस पराजय का बदला लिया। और कौन से युद्ध के अंतर्गत बदला लिया था? कुंडल संगम युद्ध था, संगम युद्ध था, कुंडल संगम युद्ध था। उस कुंडल संगम युद्ध था, उसके अंतर्गत अपनी पुरानी पराजय का क्या लिया था? बदला लिया था, या पुरानी पराजय से अपने कलंक को धो दिया था इसने। फिर इसके बाद में जो राजा बने थे वो कौन बने थे? कुलोतुंग बने थे। कुलोतुंग नाम के राजा थे। उसने चालुक्य शासक यानी कुलोतुंग जो थे, उसने चालुक्य शासक थे, और चालुक्य शासक का नाम क्या था? विक्रमादित्य षष्ठ। कौन से चालुक्य थे? षष्ठ। विक्रमादित्य षष्ठ नाम के राजा थे, उसको पराजित किया था चालुक्य वंश को। एक बार फिर बताऊंगा, थोड़ा टिपिकल है बेटा, कभी नहीं पढ़ा हुआ चोल काल। राजाराज प्रथम है तो मैसूर सियल कुरुक को जीत लेंगे, एक पॉइंट ये बन गया। दूसरा, तंजौर में भगवान शिव का वर्धेश्वर मंदिर। राजाराज की दो बातें याद रखनी। राजेंद्र चोल नौसैनिक बेड़ा तैयार किया, नौसेना का गठन चोल काल में हुआ। इसने पालवंशी राजा महिपाल को हराया, गेंगी कोट चोलपुरम नया नगर राजधानी बनाई, तो चोलगंगम तालाब बनाया, खुद ने उपाधि धारण की, यहाँ एक मंदिर बनवाया। राजा धीराज ने चालुक्य सोमेश्वर के साथ कोप्पम के युद्ध में लड़ता लड़ता वीरगति को प्राप्त हो गया, और वीर राजेंद्र पराजय का बदला कुंडल संगम नाम के युद्ध में लिया। इसमें इसने किसको हराया? चालुक्य को। और कोलोतुंग ने चालुक्य शासक विक्रमादेव षष्ठ जो था उसको क्या किया था? पराजित किया था, या उसको पराजय तक धकेल दिया था। कहा जाता है श्रीलंका के शासक विजय भाऊ की स्वतंत्रता को भी स्वीकार किया था। कोलोतुंग के समय के अंतर्गत श्रीलंका के जो शासक थे, और श्रीलंका के उस शासक का नाम क्या था? विजय भाऊ था। क्या नाम था उसका भाई? विजय भाऊ था। और विजय भाऊ की स्वतंत्रता को क्या कर लिया था? स्वीकार कर लिया था, मान्यता दे दी थी। पहले तो जीता ही था किसने, लेकिन जब क्या हुआ, कितने दिनों के बाद जब यानी श्रीलंका के विजय भाऊ ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, तो यानी उसकी स्वतंत्रता को भी पूर्ण रूप से उनके द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। तो इस तरीके से चोल काल के अंतर्गत अगर देखा जाए तो ये एक बड़े श्रेष्ठ रूप से विजित कर लिए गए थे। अब आपका जो पॉइंट शुरू होता है वो है चोलकालीन प्रशासन। चोलकालीन प्रशासन की बात की जाए तो चोलकालीन प्रशासन 3 भागों में बटा हुआ था। पहला केंद्रीय शासन, जैसे हमारा वर्तमान का केंद्रीय शासन है। दूसरा प्रांतीय शासन, जैसे राज्यों की सरकार है। तीसरा स्थानीय शासन, जैसे हमारे प्रधान, उप प्रधान, अपने जिला प्रमुख, अपना पंचायती राज व्यवस्था, अपनी नगरीय स्वशासन व्यवस्था आती है, वो स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आती है। दूसरी बात, चोल काल में भी प्रशासन का सबसे बड़ा नेता राजा होता था, और ये तीनों का अध्यक्ष होता था कार्यपालिका, यानी जो कार्यपालिका का अध्यक्ष होता था, ये न्यायपालिका का अध्यक्ष होता था, न्यायपालिका के साथ साथ ये व्यवस्थापिका, ये तीनों का ये क्या होता था? अध्यक्ष होता था, प्रधान होता था। चोल काल में प्रशासन को सही ढंग से चलाने के लिए राजा ने अपनी मंत्रिपरिषद को 2 अधिकारियों में बांट रखा था। एक अधिकारी जो उच्चतम होते थे, और एक अधिकारी जो निम्नतम होते थे। ये 2 अधिकारी हमारे यहाँ भी होते हैं निम्नतम, एक तो कलेक्टर है, एक एडिशनल कलेक्टर होता है, एक यहाँ हमारे कलेक्टर है, तहसील के अंतर्गत SDM होता है। तो ये ऐसे अधिकारियों में उस समय प्रशासन को बांट रखा था। तो उस समय कहा जाता है कि जब प्रशासन को इन्होंने बांट रखा था, तो उस समय जो उच्च अधिकारी थे उसको पेरुदानम कहा जाता था। ये उच्च अधिकारी थे उसको क्या कहा जाता था? पेरुदानम कहा जाता था। और निम्नतम अधिकारी थे उसको सेरुदामन कहा जाता था। सेरुदामन तो निम्न को कहा जाता था, जो निम्नतम अधिकारी थे उसको सेरुदामन कहा जाता था, और उच्चतम अधिकारी थे उसको पेरुदामन कहा जाता था। राज्य अधिकारियों को नगद वेतन के बदले भूमिखंड ही दिया जाता था। ये जो पेरुदाम और सेरुदमन होते थे, ये अधिकारी, इनको वेतन नहीं दिया जाता था, वेतन नहीं दिया जाता था। जैसे आज जो तनख्वाह होती है वो नहीं आती थी, बल्कि इनको क्या दे देते थे? भूखंड देते थे। और जो भूखंड दिया जाता था उसके
जीविताता कहते थे। ये जो भूखंड दिया जाता था इन्हें, इस भूखंड को क्या कहते थे? जीविताता कहते थे, या जीविताता के नाम से इसको संबोधित किया जाता था, जीविताता के नाम से उल्लेखित है। चोलकालीन जो राज्य था वो 6 प्रांतों में बटा हुआ था। अगली चीज आपकी यहाँ से आती है और वो ये आती है कि चोलकालीन जो प्रशासन है, चोलकालीन जो प्रशासन है, उस चोलकालीन प्रशासन को 6 प्रांतों में बांटा गया है। कितनों में बांटा गया? 6 प्रांतों में बांटा गया। किसको बांटा गया 6 प्रांतों के अंतर्गत? चोलकालीन प्रशासन को 6 प्रांतों के अंतर्गत विभाजित किया गया। और उन प्रांतों को उस समय क्या कहते थे? तो प्रांतों को उस समय मंडलम कहा जाता था। आज हम उनको राज्य कहते हैं, उस समय उसको मंडलम कहा जाता था। ये मंडलम होते थे, ये जिलों में बटे होते थे। आज हमें उनको जिला कह देते हैं, लेकिन उस समय जिला न कहकर उसको क्या कहा जाता था? कोट्टम कहा जाता था। और ये जिले थे, ये वर्तमान समय में तो बटे होते हैं तहसील में, लेकिन उस समय जो ये कोट्टम थे ये बटे होते थे नाडु। और नाडु को आप कह सकते हैं उस समय जो कुर्रम कहा जाता है, नाडु ओब्लिक कुर्रम में बटे होते थे खंड। आज आप इसको कह देते हैं तहसील या खंड। ये 2 स्तर होते हैं, तहसील और उपखंड। 2 नाम आपने सुने। तो पहले मंडलम राज्य होते थे, फिर जिला कोट्टम होते थे, तहसील और खंड पे नाडु और कुर्रम हुआ करते थे। तो उस समय, और इससे छोटी होती थी ग्राम, इससे छोटी इकाई जो होती थी वो ग्राम में होती थी। फिर यहाँ जिला स्तर और इन प्रांतों के अंतर्गत जो थे उनमें क्या कहा जाता था कि राजा इनकी नियुक्ति कर देता था और उनकी सहायता से शासन, जैसे राजा इससे मंडल के अधिकारी की नियुक्ति कर देता, मंडल जिला के अधिकारी की नियुक्ति कर देता, ये तहसील की, ये गांव की, ऐसे नियुक्तियां इनकी होती थी। जो चोलकालीन जो अभिलेख प्राप्त हुए, उन चोलकालीन अभिलेखों के अंतर्गत नाडु की जो सभा है, नाडु की जो सभा, उसको क्या कहा जाता था? तो उसकी सभा को कहा जाता था नाट्य, और वह नगर श्रेणी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नाट्य व नगर श्रेणी कहा जाता है इसके नाम से। फिर नगर श्रेणी कहा जाता है, या नगर श्रेणियों के रूप में इसको जाना जाता है। प्रत्येक मंडल को स्वायत्ता प्रदान थी भाई, ये बात है कि उसके कानूनों को मान्यता दी जाती थी, स्वायत्ता उनको प्रदान थी। और प्रत्येक राज्य में जो भूमि होती थी उस भूमि का 1/6 वो कर के रूप में प्राप्त किया जाता था कि जाके प्रशासन को चलाने के लिए और प्रशासन को योजनाबद्ध तरीके से बढ़ाने के लिए 1/6 जो था वो कर के रूप में उस समय लिया जाता था। दूसरी बात यहाँ पर यह आती है कि जब चोलकालीन जो व्यवस्था है, उस चोलकाल की कला में क्या हुआ? देखो बहुत सारे मंदिर बने थे। अगर आप चोल कला की बात करते हो तो मंदिर बने, कोई विशेष बात नहीं। गोपुरम एक अलग शब्द आता है। ये क्या होते हैं? जो मंदिरों के प्रवेश द्वार होते हैं जो बिना स्तंभ के, उसको गोपुरम कहते हैं। अब ये आगे आप पढ़ोगे आगे की भावी क्लासों में, कृष्ण देव राय ने राम हजारा मंदिर और विठल स्वामी मंदिर पर पहले गोपुरमों का निर्माण करवाया गया था। बहुत शक्तिशाली राजा थे, उस समय श्रेष्ठ बने थे। उसके अलावा अगर देखा जाए, जैसे तंजौर का मंदिर में अभी आपको बता के आया, वरदेश्वर मंदिर में आपको बता के आया, द्रविड़ शैली मैंने पहले बता दिया। कोई चीज़ भी अलग से नहीं है कला में। जो पुराना टॉपिक पढ़ाया वही टॉपिक आपको केवल अपने मस्तिष्क में स्वतंत्र भाव के साथ उनको लाना है। फिर दूसरी बात यह है कि समाज कैसा था। देखो एक बात तो मैंने पहले भी बताई है कि चोलकालीन जो समाज है वो सेव था। आप ये टॉपिक आपको जो स्कैन किए जाते हैं प्रश्न उनमें नहीं मिलेगी, क्योंकि ये नॉर्मल सी चीज़ है। कोई इस पर प्रश्न है सेव, ये मैंने पहले भी बताया कि द्रविड़ शैली थे और भगवान शिव को मानते थे। यहाँ पर भगवान शिव का एक दूसरा नाम भी है, नेनार लिया जाता है। जैसे उत्तरी भारत के अंतर्गत जो विष्णु भगवान है उसको अलवार भी कहा जाता है। तो ये सारे नाम यहाँ पर आते हैं। तो शिव भगवान की भक्ति ये किया करते थे। यहाँ पर समाज में स्त्रियां संपत्ति के स्वामी, यानी आज नहीं है क्या, आज भारतीय समाज में जो भी संपत्ति होती है इसमें स्त्री और पुरुष की बराबर भागीदारी होती है। एक पिता होता है, उसके बेटी और बेटों में बराबर संपत्ति का वर्गीकरण होता है। ये जरूर है, हम भारत की उस पावन धरा के लोग हैं जहाँ संस्कृति में रिश्तों की बुनियाद को बहुत महत्व दिया जाता है। ये अलग है कि बेटों का अधिकार होता है, लेकिन गवर्नमेंट रिकॉर्ड में तो हमारे पास उस समय भी वैसा ही था। दास प्रथा और देवदासी प्रथा भी थी। दास तो खरीदे जाते थे, आज नहीं है, लेकिन उस समय देवदासी और दास प्रथाओं का
उल्लेख भी किया जाता था। तो ये चोल काल के अंतर्गत उस समय की व्यवस्थाएं मौजूद थी। कोई टॉपिक जो है वो अलग से नहीं लिया जाता है और ऐसा नहीं आता कि जिसके अंतर्गत आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ जाए। तो ये उस समय की चोलकालीन व्यवस्था का जिक्र था। बच्चों एक बात जरूर मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा और मैं ये भी बताना चाहूँगा आपको कि आपको किस तरीके से इन बिंदुओं पर जाना है। देखो हम ये प्रश्न लेके चले थे, एक बार थोड़ा सा पढ़ाने के लिए हम चले थे तो ये प्रश्न लेके चले थे। अब अगर आप एक एक बिंदु पर जाओगे, जैसे जैसे मैंने पढ़ाया है उस शब्द को मैंने बोला है, जैसे मैंने मूल पुरुष, आदि पुरुष, प्रथम पुरुष, हरिश्चंद्र, ब्राह्मण लिखा, क्षत्रिय लिखा, अगर मैंने जो स्कैन किए हैं वो तो आप पढ़ते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन आप इस पॉइंट टू पॉइंट जो मैंने समझाया है उस बात को अगर समझोगे और फिर उसका मनन करके लिखोगे तो आप एक बहुत बड़ी एक टॉपिक का निर्माण कर दोगे, एक श्रेष्ठ बिंदु का आप निर्माण कर दोगे। इनमें आपको जैसे पढ़ा, पहले हरिश्चंद्र पढ़ लिया, नरभट्ट पढ़ लिया, नागभट्ट पढ़ लिया, वत्सराज पढ़ लिया, उसके बाद में वत्सराज प्रति जो कि बाद में जो है नागभट्ट द्वितीय आपने पढ़ा, नागभट्ट द्वितीय बाद महेंद्रपाल, ये महेंद्रपाल है भाई, महीपाल नहीं है, फिर महिपाल पढ़ा, फिर चोलवंश पढ़ा। तो पूरी चीज़ें जो आपके हैं वो समझ में आ जाएगी। और मैं एक बात और बता दूं बच्चों, जो ये टॉपिक है, ये पहला पाठ, इसमें प्राचीन भारत के बहुत सारे राजवंश दे दिए थे, ठीक है, वो शॉर्ट दे दिए, लेकिन एक शैक्षणिक मर्यादा में उनकी डिटेल बतानी पड़ती है, तो डिटेल के साथ साथ उस चीज़ को क्लियर करना पड़ता है। कल इस किताब की जो अब कल आपकी जो 8वीं क्लास होगी उसमें यह पाठ पूरा हो जाएगा और उसमें 3 टॉपिक आपके कल रहेंगे, जिसके नाम मैं आपको बता दूं कि कल 3 होंगे, जिसके अंतर्गत एक तो चालुक्य वंश के प्रश्न होंगे कुछ, दूसरे नंबर पर आपके शक वंश के होंगे और तीसरे होंगे कुषाण वंश के होंगे। एक बात आप देखो बच्चों, पहले नंबर पर आपने मौर्य वंश पढ़ा, ये अपने आप में बड़ा था, फिर आपने सुंग वंश छोटा पढ़ा, फिर आपने सातवाहन वंश पढ़ा, फिर आपने गुप्त वंश पढ़ा, फिर आपने पाल वंश पढ़ा, फिर आपने पाल वंश के बाद में जो वंश आपको पढ़ाया गया वर्धन वंश आपने पढ़ा, फिर वर्धन वंश के बाद में आपने जो व्यवस्थाएं पढ़ी हैं वो अभी आज जो पढ़ाया आपको वर्धन वंश के बाद में आपने राष्ट्रकूट पढ़ा और राष्ट्रकूट के बाद में आपने गुर्जर प्रतिहार वंश पढ़ा, गुर्जर प्रतिहार वंश के बाद में आपने जो टॉपिक पढ़ा है वो यानी जो चोल वंश पढ़ा। अब आप एक गौर करके देखिए, ये तो एक कम्युनिटी क्लास का, अगर ये बोर्ड पे क्लास होती तो ये टॉपिक इतना चल ही नहीं पाता, क्योंकि बच्चों के जवाब देना, उसके अकॉर्डिंग चलना, तो उसके हिसाब से तो हो ही नहीं पाते। अब आप देखिए कितने वंश एक पाठ में दिए हुए और फॉर्मेलिटी नहीं की जाती किसी चीज़ की, तो आप इनको अध्ययन कीजिए। कल आपका ये पहला पाठ पूरा हो जाएगा और कल मैं कौन कौन से प्रश्न बनते हैं उन चैप्टर में वो भी आपको बता दूंगा और फिर परसों हम दूसरा लेसन स्टार्ट करेंगे। संडे हो चाहे मंडे हो, हम आपकी क्लासें चलती रहेंगी। ये तो छात्र छात्राओं आपका टॉपिक था, आप इसका मनन करो, अच्छे तरीके से पढ़ो। ये आपकी बार एक अग्नि परीक्षा है हमारी। क्या हुआ कि जो कक्षा 10 और 12 में जो स्टूडेंट हुए हैं उनके लिए एक बड़ी चुनौती का टाइम है और इस चुनौती के टाइम में क्या क्या आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी और टाइम को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। और एक बात, आपको नियमित रूप से शिक्षकों के साथ जुड़ा हुआ होने होगा। आप 3 चीज़ों का सम्मान करो। एक, जीवन के अंतर्गत अपनी पुस्तकों का सम्मान करो जिनमें आपका भविष्य है। एक, माता पिता जो आपके भविष्य के भाग्य विधाता हैं और एक आपके गुरुजन जो यानी आपके भाग्य जो है उसका निर्माण कर रहे हैं, उनके सानिध्य में आप जुड़ो। तो ऐसी भावनाएं मैं आपसे रखता हूं और सभी को साधुवाद देता हूं, सभी बेटों और बेटियों को आशीर्वाद देता हूं। सभी छात्र छात्राएं और जितने भी लोग हैं वो इस वीडियो को देखें, पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें और विद्यालय परिवार के साथ आपका शुद्ध प्रेम यूं ही बनाए रखें। भगवान आपको लंबी उम्र दे, अच्छा स्वास्थ्य दे। जय हिंद, जय भारत।